पहली बात तो ये वन शॉट बहुत ही छोटा वन शॉट होगा, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे और सारे पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। हर साल 2 से 3 मार्क्स का पक्का से पूछा जाता है। ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 नंबर का पक्का से आएगा। इसमें डीएनए और आरएनए डिफरेंस वाइज देखेंगे जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। माय नेम इज यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम आज बायोमोलिक्यूल्स पूरा खत्म कर देंगे। बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट करेंगे हम। ठीक है, अब ये जो वन शॉट मैंने बनाया है ना, वो 10 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके बनाया है। मतलब पहली बात तो ये वन शॉट बहुत ही छोटा वन शॉट होगा, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे और सारे पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो बिना देरी करे हम बायोमोलिक्यूल्स के वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हमको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स बोलते हैं और शुगर से बोलते हैं। होते क्या है, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के साथ H2 जोड़ दो, देखो C6H2O6। अगर खोलोगे तो क्या बनेगा, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो होते क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, या इनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप तो होता ही है, एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और कीटोन ग्रुप भी होता है। और ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, कुछ ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस हमको तीन तरह के सैकराइड्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स मतलब जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते फर्दर। ठीक है, क्योंकि इनमें एक ही यूनिट होती है, तो अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो किसी में टूटेंगे नहीं। दे कांट हाइड्रोलाइज। ठीक है, दे कांट हाइड्रोलाइज। एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज जो है उसको क्या बोलते हैं, एल्डोस बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में होती है एल्डिहाइड यूनिट। ग्लूकोज में क्या होती है, एल्डिहाइड यूनिट होती है। और फ्रक्टोज में कीटोन यूनिट होती है। ठीक है, फ्रक्टोज में क्या होती है, कीटोन यूनिट होती है, इसको बोलते हैं कीटोज। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई करें तो जो एल्डिहाइड होते हैं उनके लिए हम लिखते हैं एल्डो और ट्राइओस। ट्राइओस को बोला क्योंकि 3 कार्बन है, तो एल्डो मतलब एल्डिहाइड लगा हुआ है और ट्राइओस मतलब 3 कार्बन है। एल्डो टेट्राओस, टेट्रा मतलब 4 कार्बन है और एल्डो मतलब एल्डिहाइड है। अगर हमको 5 कार्बन लिखना है क्या लिखेंगे, एल्डो पेंटोस। ठीक है, सेम कीटोन के लिए कीटो की वजह से हम लगाया, कीटोन की वजह से हमने लगाया कीटो, देन ट्राइओस मतलब 3 कार्बन, देन कीटो टेट्राओस, देन कीटो पेंटाओस, कीटो पेंटोस एंड कीटो हेक्सोस। नेक्स्ट चलते हैं ओलिगोसैकराइड्स। देखो ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं, जब हाइड्रोलाइज करते हैं ना हम इनको वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, 2 से 10 2 to 10 मोनोसैकराइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, 2 to 10 मोनोसैकराइड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इनको ये देखो, ये क्या हो सकते हैं, डाइसैकराइड्स हो सकते हैं, ट्राइसैकराइड्स हो सकते हैं, टेट्रासैकराइड्स हो सकते हैं। डाई मतलब जब इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। ट्राई मतलब जब इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो 3 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। टेट्रा मतलब जब इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो 4 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। आए समझ में? तो देखो हम पढ़ते हैं, ये तीनों जो एग्जांपल है हमारे, किसके एग्जांपल है, डाइसैकराइड्स के एग्जांपल है। फर्स्ट है हमारा सुक्रोज। अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो 2 ग्लूकोज मिलते हैं, मतलब दोनों ही यूनिट्स किसकी मिलेगी, ग्लूकोज की मिलेगी, क्योंकि 2 यूनिट है तो क्या बन जाएगा, डाइसैकराइड। नेक्स्ट चलते हैं लैक्टोज पे। तो लैक्टोज को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलता है। ये आपको सब पता होना चाहिए कि किससे क्या मिल रहा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा मोनोसैकराइड है, कौन सा ओलिगोसैकराइड है, कौन सा पॉलीसैकराइड है, इसलिए आपको ये सब बता रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं पॉलीसैकराइड्स। देखो पॉलीसैकराइड्स वर्ड से पता लग रहा है, पॉली मतलब जब भी हाइड्रोलाइज करेंगे इनको तो प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोशुगर्स और मोनोसैकराइड्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी क्या होते हैं, नॉन शुगर्स होते हैं। नॉन शुगर्स को बोला इनको क्योंकि ये स्वीट नहीं होते टेस्ट में। ठीक है, इनको जब टेस्ट करोगे आप तो नॉन स्वीट होता है टेस्ट में, इसलिए इनको बोला नॉन शुगर्स। एग्जांपल याद रखने हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो नो टेंशन। ठीक है, तो क्या होता है एग्जांपल, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में डीपली पढ़ेंगे, बट बहुत कम टाइम में पढ़ेंगे और सारा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। देखो ग्लूकोज क्या होता है, एक मोनोसैकराइड होता है, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसलिए बोलते हैं एल्डो। और हेक्सोस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं तो बोलेंगे एल्डो हेक्सोस। मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट या मोस्ट अबेंडेंट कंपाउंड होता है अर्थ पे, ये याद रखना। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मैंने बोला 6 कार्बन, तो 6 कार्बन होते हैं जिसमें से एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। OH सेकंड पोजीशन पे। आपको स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, पर जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना है। ठीक है, OH H OH OH। ठीक है, अब 5th पोजीशन पे जो OH है ना, 5th पोजीशन पे जो OH है वो डिफाइन कर रहा है कॉन्फिगरेशन को। ठीक है, जो 5th पोजीशन पे OH है वो डिफाइन कर रहा है कॉन्फिगरेशन को। अब आपको हर कंपाउंड में कैसे देखना है, तो आपको देखना है लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन से। ठीक है, देखो ये लो असिमेट्रिक नहीं है ना, 6th वाला, 5th वाला लोएस्ट है और असिमेट्रिक भी है, तो आपको 5th वाले से देखना है कॉन्फिगरेशन। अब कॉन्फिगरेशन क्या होता है, कॉन्फिगरेशन मतलब D और L। अगर OH जो है राइट में लगा होगा, देखो OH राइट में लगा हुआ ना 5th कार्बन के, 5th कार्बन का OH देखना है। अगर 5th कार्बन का OH राइट में है
तो क्या हो जाएगा डी ग्लूकोज। अगर OH लेफ्ट में होता तो L ग्लूकोज होता, बट L जो OH है वो लेफ्ट में नहीं होता, राइट में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं D प्लस ग्लूकोज। अभी प्लस क्या दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ध्यान रखना ये जो D है ना वो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है और ये प्लस जो है वो बता रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब जो लाइट है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा। अगर लीवो रोटेटरी होता तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता, ठीक है। तो ये जो प्लस दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या प्लस लिख सकते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर एरो था तो लीवो रोटेटरी, ठीक है। अभी जो प्रोजेक्शन था, ये स्ट्रक्चर था वो किसने दिया था, फिशर ने दिया था, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन ने दिया था, ठीक है। अभी जो देखो आप देख रहे हो ना नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट जो है वो एक बेसिक पार्ट है, ठीक है, एक बेसिक यूनिट से लिया गया है। उसका यूनिट का नाम है ग्लिसरएल्डिहाइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरएल्डिहाइड। इससे ही सारे कार्बोहाइड्रेट्स बने हुए हैं। अब देखो OH जो है वो प्लस राइट हैंड साइड उसको बोलेंगे डी ग्लिसरएल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, डी ग्लिसरएल्डिहाइड। अगर OH लेफ्ट साइड में होता तो क्या बोलते हैं, L ग्लिसरएल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो, अब देखना हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दिस एक्सप्लेन द साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप एंड आल्सो प्रूव्स एग्जिस्टेंट ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। क्योंकि जो CHO ग्रुप था ना वो फ्री नहीं था, बट देखो इसमें तो फ्री है CHO ग्रुप, बट एक्चुअली जब रिएक्शंस होती है ना तो CHO ग्रुप फ्री नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि इस स्ट्रक्चर में तो ग्लूकोज प्रेजेंट है ही, बट इसके अदर स्ट्रक्चर्स भी है। उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है पायरेनोज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ग्लूकोपायरेनोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोपायरेनोज। अब इसकी दो फॉर्म्स होती है। अभी एक साइक्लिक फॉर्म बनती कैसे है, कौन सा वाला कार्बन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इस साइक्लिक फॉर्म को, तो वो हमको देखना है। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना वो किससे बनता है, जो कार्बन नंबर 5 है उसका जो OH है, जो कार्बन नंबर 5 है उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप कंबाइन करता है विद एल्डिहाइड। तो मतलब जो हमारा ये वाला कार्बन नंबर 5 है उसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अटैक करता है किस पे, एल्डिहाइड पे, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कौन सा वाला कार्बन और उससे लगा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो दो स्ट्रक्चर होते हैं। देखो आपको याद रखने की जरूरत नहीं स्ट्रक्चर होते क्या है, बट आपको याद रखना है कि इसकी दो फॉर्म्स होती है, एक होती है अल्फा फॉर्म और एक होती है बीटा फॉर्म। एक होती है अल्फा फॉर्म और एक होती है बीटा फॉर्म। डी प्लस मैंने आपको बताई दिया, डी प्लस को लिख रखा है डेक्स्ट्रो प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डी मतलब OH जो है वो राइट हैंड साइड में है। OH कहां पर है, राइट हैंड साइड में। तो दो फॉर्म होती है अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अब देखो इनमें एक सिंपल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कि जो फर्स्ट कार्बन है उस पर जो OH है अगर अल्फा होगा तो OH जो है वो बिलो नीचे होगा, ठीक है, डाउन होगा, OH डाउन होगा, और जो बीटा फॉर्म है उसमें OH अप होगा। बस ये याद रखना है। और इन अल्फा और बीटा फॉर्म को क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। अब ये याद रखना है आपको कि जो अल्फा और बीटा फॉर्म है उनमें सिर्फ एक कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कार्बन इज डिफरेंट, एंड विच कार्बन, द C1 कार्बन। C1 कार्बन पे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। इन दोनों अल्फा और बीटा यूनिट्स को बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है। अभी अल्फा और बीटा यूनिट है क्या, तो देखो ये क्या है, हेमी एसिटल ग्रुप है। क्या है, हेमी एसिटल ग्रुप। देखो COHOR, और ये क्या होता है हमारा, अगर आपने पढ़ा हो तो COH और OR ग्रुप को क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल ग्रुप बोलते हैं। मतलब जिसमें एक OH लगा हुआ और एक लगा हुआ है OR। R क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो जब भी ऐसा कोई ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हेमी एसिटल फॉर्म, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या है, हेमी एसिटल फॉर्म है ग्लूकोज की, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से पहले हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है उनको किसने दिया था, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को दिया किसने था, तो इस स्ट्रक्चर को दिया था हैवॉर्थ ने, इसलिए इसको बोलते हैं हैवॉर्थ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, हैवॉर्थ स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको सिर्फ बता रहा हूं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो फ्रक्टोज क्या होता है, कीटोज होता है, ठीक है। क्या होता है, कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज क्यों बोला, क्योंकि कीटोन प्रेजेंट है और 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए बोला कीटोहेक्सोज। तो कीटोहेक्सोज देखो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और क्योंकि कीटोन लगा हुआ है इसलिए इसको बोला कीटोहेक्सोज। अब देखो जो लास्ट 5th वाला कार्बन है, ठीक है, 5th वाले कार्बन से हम कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। जो 5th वाला कार्बन है उसमें जो OH है वो राइट हैंड साइड में लगा हुआ है, इसलिए इसको बोला D। अभी लाइट को जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाता है, इसलिए इसको बोला लीवो रोटेटरी। क्या बोला, लीवो रोटेटरी, इसलिए लगाया नेगेटिव साइन। क्या लगाया, नेगेटिव साइन। अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्रक्टोफ्यूरिनोज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, देखो फ्यूरिनोज जो है वो रिंग 5 मेंबर की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्यूरिनोज। फ्रक्टो क्यों बोला, क्योंकि फ्रक्टोज का है, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, फ्रक्टोफ्यूरिनोज। और इसकी भी दो यूनिट्स होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा में क्या होगा, अल्फा में सिंपल OH नीचे होगा और बीटा में OH ऊपर होगा। जस्ट में 5 मेंबर रिंग होती है, ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग होती है, ठीक है। अब अल्फा D माइनस को लगाए, क्योंकि D जो है वो OH को दिखा रहा है और नेगेटिव
लिवोडेरिवेटिव को दिखा रहा है और बीटा डी माइनस, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नाउ नेक्स्ट देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। हर साल 2 से 3 मार्क्स का पक्का से पूछा जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपने ये रिएक्शन देख ली ना तो आपके 2 या 3 मार्क्स तो पक्के हैं बायोमोलिक्यूल्स में, तो ध्यान से देखना। पहली रिएक्शन है, देखो ये मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा है ग्लूकोज को, ठीक है। ये मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा है CHOH होल 4 और CH2OH, ठीक है। यही होता है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। पहली रिएक्शन करा रहे हैं हम HI से, ठीक है। HI से हम रिएक्शन करा रहे हैं हीटिंग में, तो क्या बनता है, देखो सारा जो है वो रिड्यूस हो जाता है। HI से क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा और N हेक्सेन बन जाएगा, मतलब 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो इस रिएक्शन से हमको पता क्या लगा कि जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन है उसमें, और वो जो एटम्स है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज है, ठीक है। 6 कार्बन एटम्स अरेंज इन स्ट्रेट चेन और लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन। तो इस रिएक्शन से हमको क्या पता लगा कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और 6 के 6 स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम NH2OH के साथ, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन किसका रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। H2 निकल जाएगा और CH डबल बॉन्ड NOH मिल जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम HCN से। देखो HCN से क्या पता लगा, हमको पता है हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा रखा है कि जो ये क्या होता है, HCN का एडिशन होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है HCN। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंपल डबल बॉन्ड O खुल जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा और CN लग जाएगा। इस रिएक्शन से पता क्या लगता है, इस रिएक्शन से पता लगता है कि वहां पर क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्री नहीं है बट एक एल्डिहाइड ग्रुप है, पता लगता है। तो ये भी कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इस रिएक्शन से क्या पता लग रहा है, इस रिएक्शन से किसकी प्रेजेंस पता लग रही है। तो आपको लिखना है कि इस रिएक्शन से किसकी प्रेजेंस पता लग रही है, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस पता लग रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटिक एनाइड्राइड की, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पक्का से आती है। एसिटिक एनाइड्राइड में क्या होगा, देखो एल्डिहाइड तो सेम ही रहेगा, जो सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है उनका क्या बन जाएगा, एसीटेट बन जाएगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए इसको बोला, देखो 4 तो ये एसीटेट ग्रुप है और ये एक और एसीटेट ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटा एसीटेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेंटा एसीटेट। और ये जो पेंटा एसीटेट है, देखो जब जो केमिस्ट थे उन्होंने रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, इसकी रिएक्शन पेंटा एसीटेट की रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, मतलब NH2OH के साथ, तो रिएक्शन नहीं गई। क्यों नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है, नो फ्री CHO ग्रुप। इससे क्या पता लगता है कि ये जो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है ना, ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो इस फॉर्म में तो है ही बट साइक्लिक फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ड्यू टू विच नो फ्री CHO ग्रुप, ठीक है। CHO ग्रुप फ्री नहीं होता, CHO ग्रुप फ्री नहीं होता इसमें। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं Br2 वाटर से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पक्का से एग्जाम में आती है। तो Br2 वाटर जो है, अब देखो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, बट ये ऑक्सीडेशन किसका करेगा, सिर्फ CHO करेगा, अल्कोहल का नहीं करेगा। CHO करेगा किसमें, एसिड में। तो सेम अल्कोहल सारे सेम रहेंगे और क्या हो जाएगा, CHO का COOH बन जाएगा। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना आपको। अब इससे पता क्या लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो इससे क्या कंफर्म हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो अगर आपको एग्जाम में आए कि कौन सी रिएक्शन है जो एल्डिहाइड की प्रेजेंस को जस्टिफाई करती है, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो या आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। मेरे हिसाब से ज्यादा ये रिएक्शन लिखनी चाहिए क्योंकि ये रिएक्शन ज्यादा जस्टिफाई करती है, ठीक है, Br2 वाटर वाली। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, लास्ट रिएक्शन HNO3 के साथ। तो HNO3 क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्कोहल भी कर देगा और एल्डिहाइड भी कर देगा। बट कौन सा वाला अल्कोहल करेगा, देखो हमारे पास 2 अल्कोहल प्रेजेंट है यहाँ पे, एक तो 2 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है और एक 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। तो याद रखना कि जो HNO3 होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है। 1 डिग्री मतलब जो एक कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री है ये, तो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और एल्डिहाइड का भी कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, COOH, CHOOH होल 4 और COOH, इसका नाम होता है सेकेरिक एसिड। तो इससे क्या पता लगा हमको, देखो Br2 में भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो हो गया था, बट यहां पे 1 डिग्री का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। इससे क्या पता लगा, प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री OH ग्रुप। इससे पता लगा कि जो एक 1 डिग्री OH ग्रुप भी प्रेजेंट है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ग्लूकोनिक एसिड को अगर आप HNO3 की रिएक्शन कराओगे ना, तो ये भी फर्दर क्या हो जाएगा, सेकेरिक एसिड ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपने कर ली तो आपके 2 से 3 मार्क्स पक्के हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पक्का से आता है, ग्लूकोज गिव पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड टॉलरेंस टेस्ट। आपको ये पता होना चाहिए, ग्लूकोज जो है वो टॉलरेंस टेस्ट देता है, फेलिंग टेस्ट देता है और ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देता है। क्यों, क्योंकि वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है। बट इट गिव्स नेगेटिव शिफ्ट टेस्ट, ठीक है। शिफ्ट टेस्ट नहीं देता वो, क्योंकि वहां पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, क्योंकि वो रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पायरेनोज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, डेफिनेशन पक्का से ध्यान रखना, शुगर्स दैट गिव पॉजिटिव फेलिंग इन टॉलरेंस टेस्ट, जो फेलिंग और टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव दे, प्रेजेंस ऑफ फ्री फंक्शनल ग्रुप। फ्री फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मतलब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, फ्री कीटोन ग्रुप होना चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल याद रखने पक्का से पूछा जाता है। माल्टोज और लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, ठीक है। माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। अब देखते हैं हम सुक्रोज के बारे में। तो डाइसैकेराइड पढ़ना है हमको। डाइसैकेराइड में सबसे पहले सुक्रोज। डाइसैकेराइड क्या बताया मैंने, जो हाइड्रोलाइज करने के बाद दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस करे। तो सुक्रोज जो है वो डेक्सट्रोरेटरी होता है। डेक्सट्रोरेटरी मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए प्लस लिखा डेक्सट्रोरेटरी। जब इसको हाइड्रोलाइज करो तो क्या बना, ग्लूकोज बना और फ्रक्टोज बना। बट आपको पता होना चाहिए कि अल्फा ग्लूकोज बनता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। जहां पे अल्फा दिखा रहा है एनोमर को, डी दिखा रहा है कॉन्जुगेशन को, प्लस दिखा रहा है डेक्सट्रोरेटरी को, और ग्लूकोज प्लस बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज बनता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है वो C1 कार्बन बॉन्ड बनाता है किससे, इसके C2 कार्बन की, इसके C2 कार्बन से, ठीक है। इसका C1 कार्बन और इसका C2 कार्बन बॉन्ड बनाते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। वो अभी हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या बनाते हैं, C1, इसका C1 और इसका C2 क्या बनाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और पॉइंट आता है इसमें कि जो अल्फा ग्लूकोज है वो होता तो डेक्सट्रोरेटरी है, बट वो कितना घुमाता है, कितना रोटेट करता है, 52.5 डिग्री। ये जो है वो कितना करता है, 92.4 डिग्री, बट अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्योंकि ये ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा है, ये अमाउंट ज्यादा है, उसके वजह से जो पूरा मिक्सचर है वो कैसा हो जाता है, लीवो रोटेटरी हो जाता है। स्टार्टिंग में कैसा था सुक्रोज, डेक्सट्रोरेटरी, बट पूरा मिक्सचर लीवो रोटेटरी हो जाएगा क्योंकि ये एंगल ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, डेक्स्ट्रो से लीवो कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज हो रहा है। तो उसी को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्या होता है, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम डेक्सट्रोरेटरी टू लीवो रोटेटरी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पक्का से पूछ जाती है। इन्वर्ट शुगर क्या होता है, जब ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज होता है, कब, डेक्स्ट्रो से, सुक्रोज में क्या हो रहा है, डेक्स्ट्रो से लीवो हो रहा है ना, डेक्स्ट्रो टू लीवो रोटेटरी इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। चलते हैं नेक्स्ट पे। माल्टोज क्या होता है, देखो माल्टोज मैंने बताया रिड्यूसिंग शुगर होता है। माल्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो माल्टोज भी डाइसैकेराइड है, हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, बट इसका C1 कार्बन पार्टिसिपेट करता है, मतलब इसका C1 कार्बन और इसका C4 कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं लैक्टोज। तो लैक्टोज को मिल्क शुगर ही बोला जाता है क्योंकि लैक्टोज जो है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। अब लैक्टोज को जब हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, लैक्टोज को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माल्टोज आपको याद रखना ही है, इंपॉर्टेंट है, बट लैक्टोज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप भूल भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैक्टोज के हाइड्रोलाइज करने पे क्या बनता है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बनता है। इसका C1 कार्बन बॉन्ड बनाता है किसके, इसके C4 कार्बन से। इसका C1 कार्बन इसके C4 कार्बन से बॉन्ड बनाता है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो मैं बता रहा हूं होती क्या है। तो डेफिनेशन आती है, इसलिए डेफिनेशन लिख लेना। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है टू मोनोसैकेराइड, देखो ये दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स है, आर जॉइंड बाय ऑक्सीजन एटम, ठीक है। टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर जॉइंड बाय ऑक्सीजन एटम, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स है वो ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होती है, H2 निकल जाता है और ऑक्सीजन एटम लग जाता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नाउ नेक्स्ट देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स क्या होती है, जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो बहुत सारी यूनिट्स उनकी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। 10 से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होती है, उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च होता है वो पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का। आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च और सेलुलोज के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो मैं बता रहा हूं एक एक करके। स्टार्च जो है वो पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का, सेलुलोज जो है वो भी पॉलीसैकेराइड है, वो होता है पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। एक ही डिफरेंस लिखना होता है, तो आपको बताना चाहिए कि ये पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, ये होता है पॉलीमर बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है। जो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज जो होता है ना वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। 15 to 20% स्टार्च जो है वो अमाइलोज से कॉन्स्टिट्यूट है, ठीक है। अमाइलोज 15 to 20% कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये जो है वो अनब्रांच्ड है, ठीक है। यहां पे ब्रांचिंग नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात करें तो C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है अमाइलोज में। अमाइलोज में कौन सी लिंकेज होती है, C1 और C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। नेक्स्ट है अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोपैक्टिन वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट है। 80 to 85% ऑफ स्टार्च जो है अमाइलोपैक्टिन कॉन्स्टिट्यूट करता है। यहां पे दोनों चीजें हैं, ब्रांचिंग भी है और स्ट्रेट चेन भी है। स्ट्रेट चेन में कौन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, C1 C4। ब्रांचिंग में C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेलुलोज। सेलुलोज में आपको बताया कि पॉलीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज का। यहां पे जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है वो कौन सी होती है, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये सिर्फ स्ट्रेट चेन होती है, यहां पे ब्रांचिंग नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन होती है।
प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जो प्रेजेंट का होता है ये सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में होता है। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पक्का से आता है, ग्लाइकोजन। इससे क्वेश्चन पक्का से आता है, ठीक है। अब ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब कौन कौन से ऑर्गन से प्रेजेंट होता है ये भी पूछा जाता है कि नेम द ऑर्गन्स वेयर ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट। तो ग्लाइकोजन होता है लिवर में, मसल्स में एंड ब्रेन में, ठीक है, याद होना चाहिए, लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। इसको जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो, इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पॉलीसेकेराइड को एनिमल स्टार्च बोला जाता है, वो है ग्लाइकोजन, ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च एज स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। देखो अमाइलोपेक्टिन किसका पार्ट है, स्टार्च का पार्ट है, तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर एकदम सेम है, ठीक है। वहां भी स्ट्रेट चेन होती है, वहां भी ब्रांचिंग होती है, सेम स्ट्रक्चर है। वहां भी C1 C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज होती है स्ट्रेट चेन में, और C1 C6 ब्रांचिंग में होती है ग्लाइकोजन में, तो स्ट्रक्चर एकदम सेम है, ठीक है। वो भी जो है ग्लाइकोजन भी क्या है, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज ही है, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, तो पूरा स्ट्रक्चर जो है सेम है, किसकी तरह, स्टार्च की तरह या अमाइलोपेक्टिन की तरह, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। तो इसी के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट्स खत्म होता है। अब हम चलते हैं प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, जो जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं ना तो बनते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो जैसे हम प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करेंगे, इनको तोड़ेंगे, इनको ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको मिलेगा अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना वो बिहेव करते हैं सॉल्ट्स। अब पहले तो हम देखेंगे अमीनो एसिड्स होते क्या है। तो अमीनो एसिड ऐसे कुछ होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक अमीन होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक आर होता है। जब अमीन ग्रुप जो है, जब अमीन ग्रुप लेफ्ट साइड होता है, जब अमीन ग्रुप लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं एल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। और जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं वो एल कॉन्फिगरेशन में दिखाते हैं, मतलब सब में NH2 ग्रुप जो है वो लेफ्ट पोजीशन पे है, लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। अब अमीनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उसको भी। अमीनो एसिड्स बिहेव एज सॉल्ट्स, अमीनो एसिड सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, ना ही वो अमीन की तरह बिहेव करता है, ना ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव करता है, वो सिर्फ सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि वो ज्यूटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म ज्यूटर आयन। अब ज्यूटर आयन क्या होते हैं, तो ज्यूटर आयन कुछ नहीं होते, ये जो NH2 है वो इसका प्रोटॉन ले लेगा, क्योंकि NH2 क्या है, बेस है, वो इसका प्रोटॉन ले लेगा तो क्या बना लेगा NH3+ और ये बन जाएगा COO-, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन की फॉर्म में। तो ये जो स्पीशीज होती है वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर बिहेव एज सॉल्ट्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अब देखो हम अमीनो एसिड पढ़ेंगे बहुत सारे, तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, सारे के सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि वो कायरल होते हैं, बट ग्लाइसिन जो होता है वो अकायरल होता है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। नाउ देखो, अब देखते हैं नेचुरल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं। तो देयर आर 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स, ठीक है, 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, तो रिप्रेजेंट बाय 3 लेटर सिंबल, ठीक है, 3 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन को कैसे लिखेंगे, GLY, ठीक है, ग्लाइसिन को कैसे लिखेंगे, GLY। नेक्स्ट आता है, हम 2 अमीनो एसिड्स पढ़ने हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पक्का से आती है डेफिनेशन, तो ध्यान सुनना। असेंशियल अमीनो एसिड्स 10 अमीनो एसिड जो है, जो 10 नेचुरल अमीनो एसिड्स है वो असेंशियल अमीनो एसिड्स है। क्या डेफिनेशन होती है, ऑब्टेन थ्रू डाइट, कांट सिंथेसाइज इन द बॉडी, कांट सिंथेसाइज इन द बॉडी, बॉडी में खुद सिंथेसाइज नहीं होते, ठीक है, बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे, हमको डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, ठीक है, हमको डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, दैट आर कॉल्ड असेंशियल अमीनो एसिड्स। एग्जांपल क्या है, आपको सारे एग्जांपल लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 एग्जांपल लर्न कर लो, आपको स्ट्रक्चर भी लर्न करने की जरूरत नहीं है कि कौन से अमीनो एसिड का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 2-3 स्ट्रक्चर याद कर लो असेंशियल अमीनो एसिड के, वेलाइन, ल्यूसाइन एंड थ्रियोनिन, सारे क्या है, असेंशियल अमीनो एसिड है। चलते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स पे, तो ये विच कैन सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये सिंथेसाइज हो सकते हैं, हमको डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट है ग्लाइसिन, देन वेलिन, देन एलिनिन, ठीक है, ये सारे क्या है, नॉन असेंशियल है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ carboxylic acid and amino groups there are 3 types of amino acids, neutral, basic and acidic। basic मतलब न्यूट्रल मतलब जब अमीनो ग्रुप्स जो है, अमीन ग्रुप्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इक्वल नंबर में हो, इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीनो ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो ये होते हैं न्यूट्रल, इसका एग्जांपल है एलिनिन। बेसिक मतलब जब NH2 ग्रुप ज्यादा हो COH ग्रुप से, तो हिस्टिडीन एग्जांपल है। एसिडिक जब COH ग्रुप ज्यादा हो NH2 से, तो ये सारे क्या होंगे, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, सारे किसके एग्जांपल है, एसिडिक अमीनो एसिड्स के एग्जांपल है। अब चलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। देखो जब 2 अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं ना, तो किस लिंकेज से कंबाइन होते हैं, उसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, व्हेन 2 अमीनो एसिड्स आर कनेक्टेड बाय CONH ग्रुप, दैट इज अमाइड बॉन्ड, ठीक है, जब CONH बॉन्ड से वो कनेक्ट होते हैं उसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो डिस्कस कर रहा हूं, सेकेंडरी टर्शियरी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है हमको, प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है कि किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स अरेंज्ड है, ठीक है, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स जो है ना वो अरेंज्ड है एक प्रोटीन में, ठीक
ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, एग्जाम पक्का से पूछा जाता है, 1 नंबर का आता है। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म, नेटिव फॉर्म मतलब अपनी बायोलॉजिकल फॉर्म में कैसा है वो। प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म अंडरगोस फिजिकल चेंज लाइक टेम्परेचर, पीएच, ठीक है, या तो पीएच चेंज हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच हाइड्रोजन बॉन्ड्स गेट डिस्टर्ब, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से जो ग्लोब्यूल्स होंगे वो अनफोल्ड हो जाएंगे, जो हेलिक्स जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो अनकॉइल्ड हो जाएगा, हेलिक्स गॉट अनकॉइल्ड, एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और प्रोटीन जो है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खो देगा, उसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स है ना वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देते हैं, किसकी वजह से? टेम्परेचर चेंज होने की वजह से या पीएच चेंज होने की वजह से। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट और कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स आर सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट्स इन आवर डाइट, ठीक है, हमको डाइट में स्मॉल अमाउंट्स में जो कंपाउंड्स चाहिए होते हैं ना वो होते हैं वाइटामिन्स। अगर हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे को क्या हो सकती है? स्पेसिफिक डिजीज हो सकती है स्पेसिफिकली टू दैट वाइटामिन, ठीक है, जो वाइटामिन की डेफिशिएंसी हुई है उसी की स्पेसिफिक हमको डिजीज हो सकती है। तो अब 2 तरह के टाइप्स हमको पढ़ने हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, एक होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का से आता है, या तो फैट सॉल्युबल की जगह ऐसे भी लिखा होता है वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, फैट सॉल्युबल की जगह वाटर इनसॉल्युबल भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वर्ड से समझ आ रहा है, वाटर सॉल्युबल है तो सप्लाइड रेगुलरली, व्हाई? बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। यूरिन में क्या होता है? एक्सक्रीट हो जाते हैं वो, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल है तो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, इसलिए हमको सप्लाई करना पड़ता है उनको रेगुलरली, एंड कांट स्टोर इन बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए, विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब हम बात करें विटामिन B12। विटामिन B12 भी क्या होता है? एक वाटर सॉल्युबल होता है, बट इसको स्टोर कर सकते हैं बॉडी में, ठीक है, इसको बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है विटामिन B12, याद रखना। नेक्स्ट आता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। देखो ये सॉल्युबल होते हैं फैट और ऑयल्स में, सॉल्युबल होते हैं फैट और ऑयल्स में। स्टोर्ड का होते हैं? स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज। एडिपोज क्या है? एक फैट स्टोरिंग टिश्यू है, ठीक है, एडिपोज और लिवर में स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, और मैं कैसे बता रहा हूं वैसे याद रखना, ADE के, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ADE के, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K जो है वो किसके एग्जाम्पल है? फैट सॉल्युबल या वाटर इनसॉल्युबल विटामिन के एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ हमारा विटामिन खत्म होता है। अब हम चलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स पे। तो न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या है? द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। हेरिडिटी मतलब जो ट्रेट्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, जो एंसेस्टर है, एंसेस्टर से डॉटर जनरेशन पे ट्रांसफर हो रहे ट्रेट्स, उनको बोलते हैं हेरिडिटी, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स में हमको 2 चीजें पढ़नी है, एक तो न्यूक्लियोसाइड्स और एक न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स में क्या क्या होता है? सो न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स पेंटोज शुगर। अब देखो पेंटोज आपको पता होना चाहिए, पेंटोज शुगर आपको बताया था मैंने, अब आपको पता होगा कि पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन, ठीक है, एक 5 कार्बन वाला शुगर प्लस अ नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस, ठीक है, एक बेस होता है और एक शुगर मॉइटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कैसा डिफरेंट है? देखो न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड तो होता ही है, मतलब हमारा शुगर मॉइटी होगी और हमारा बेस होगा, प्लस उसमें और क्या एक्स्ट्रा होता है? उसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4। कौन सी पोजीशन पे होता है? एट 5' पोजीशन ऑफ शुगर मॉइटी, ठीक है, कहां लगा होता है? 5' पोजीशन ऑफ शुगर मॉइटी पे लगा होता है। तो समझ आ रहा है कि न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स डिफरेंट कैसे हैं? न्यूक्लियोसाइड्स में सिर्फ 2 चीजें होती है, शुगर और नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? शुगर होता है, शुगर मॉइटी होती है, नाइट्रोजनस बेस होता है, प्लस फॉस्फोरिक एसिड होता है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के बीच में डिफरेंस, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम कि स्ट्रक्चर होता कैसा न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या हो रहा है? बेस है, फॉस्फोरिक एसिड और एक शुगर है। अब जो फॉस्फोरिक एसिड है वो कहां लगा होता है? 5' पोजीशन पे लगा होता है, ठीक है। तो ये फॉस्फोरिक एसिड है जिसमें से H निकल गया और हमारा कार्बन से कनेक्ट हो गया है वो ऑक्सीजन। नाउ अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 नंबर का पक्का से आएगा इसमें, डीएनए और आरएनए। डिफरेंस वाइज देखेंगे जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो डीएनए क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वर्ड से पता लग रहा है राइबो और डीऑक्सीराइबो। मतलब इसमें तो क्या होगा, कौन सा शुगर मॉइटी होगी? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। इसमें क्या होगी? बीटा डी राइबोज शुगर, ठीक है, इसमें राइबोज शुगर होगा, इसमें भी राइबोज शुगर होगा, पर वहां पे जो सेकंड पोजीशन है वहां पे OH नहीं लगा होगा, इसलिए बोलते हैं 2-डीऑक्सी, ठीक है, इसलिए क्या बोला? 2-डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब सेकंड पोजीशन पे OH नहीं लगा होगा, दोनों में राइबोज शुगर ही है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ
और फिफ्थ। तो सेकंड पोजीशन पे OH नहीं है इसलिए इसको बोला डीऑक्सी। सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट है इसलिए इसको बोला बीटा डी राइबोस शुगर। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है इसमें जो बेसिस होते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों ही क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब बेसिस होंगे, शुगर मॉइटी होगी और फॉस्फोरिक एसिड होगा दोनों में। ठीक है, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब जो इसमें बेसिस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, थायमिन, काइटोसिन एंड ग्वानिन। अब इसमें जो बेसिस होते हैं वो कौन से होते हैं? एडेनिन, थायमिन, काइटोसिन एंड ग्वानिन। इसमें कौन से बेसिस होते हैं? एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। एक डिफरेंस आपने नोटिस कर लिया होगा, इसमें थायमिन प्रेजेंट होता है, इसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो दोनों में बेस कॉमन कौन कौन से हैं? एडेनिन दोनों में कॉमन है, साइटोसिन दोनों में कॉमन है, ग्वानिन कॉमन है। इसमें थायमिन है और इसमें क्या है एक्स्ट्रा? यूरेसिल है, थायमिन नहीं है। दोनों में चार ही है, याद रखना है ATGC से और इधर क्या रखोगे? AUCG से। ठीक है, AUCG से। अब देखो यहां पे डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो हेलिक्स होती है वो डबल स्ट्रैंडेड होती है, बट यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है क्योंकि यहां पे डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो जो DNA स्ट्रैंड्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, DNA स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। व्हाई कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? मतलब यहां पे सिर्फ स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द नाइट्रोजिनस बेसिस पेयर्स। मतलब A जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा थायमिन के साथ, A जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा थायमिन के साथ, और जो साइटोसिन है C जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ग्वानिन के साथ। तो CG की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसमें तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। पता होना चाहिए कि एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, मतलब स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका RNA का। तो देखो RNA में सिंगल स्ट्रैंड में बता दिया। अब RNA के कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है मैसेंजर RNA, उसको बोलते हैं mRNA, राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA। ठीक है, इनके फंक्शंस आपको पता नहीं होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब जो DNA होता है वो फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज होता है। फिंगरप्रिंटिंग मतलब कि हर इंसान का जो फिंगरप्रिंट है वो अलग होता है। क्यों अलग होता है? रीजन क्या है इसका? बिकॉज सीक्वेंस ऑफ बेसिस, जो बेसिस का सीक्वेंस होता है वो हर DNA में डिफरेंट होता है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ बेसिस, जो बेसिस होते हैं ना, साइटोसिन, यूरेसिल, इनका सीक्वेंस जो है वो हर DNA में क्या होता है? यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम दोनों के फंक्शंस को कोरिलेट करके पढ़ते हैं, डिफरेंसेस क्या क्या है। देखो फंक्शंस DNA का फर्स्ट है ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये हमको पता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर करता है, कौन? DNA ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड द इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोटीन्स बनाता नहीं है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। किसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा? RNA को, और RNA प्रोटीन बनाएगा। DNA जो है वो प्रोटीन नहीं बनाता, DNA सिर्फ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, RNA बनाता है। ठीक है, देखो अब DNA ने जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे हैं, जो RNA है उनको ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू प्रोटीन्स एंड रेगुलेटिंग जीन्स। ठीक है, वो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करेगा। तो RNA जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। RNA का रोल होता है प्रोटीन्स बनाना, DNA का क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देना प्रोटीन्स बनाने के लिए। आया समझ में? तो ये सारे थे डिफरेंसेस, बट सिमिलैरिटी भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको सिमिलैरिटी पता होनी चाहिए। क्या सिमिलैरिटी है? कि दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स है। सिमिलैरिटी देखिए, बोथ आर न्यूक्लिक एसिड्स एंड आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। दोनों ही न्यूक्लियस ऑफ द सेल में मिलते हैं और दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये सिमिलैरिटी है और डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए क्योंकि 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का से आता है। और इसी के साथ हमारा बायोमोलिक्यूल्स पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो आपके 7 नंबर पक्के हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी पार्ट में तो प्लीज कॉमेंट इट बिलो, आई विल रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स। अगर आपको वीडियोस लग रही है कि हेल्पफुल है, लास्ट टाइम पे हमको कम टाइम में ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू आर न्यू। एंड मैं आपको जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।